जय श्री कृष्ण। मैं मनोज कुमार, श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम जो पढ़ रहे थे, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, कंटिन्यू जो चल रहा था, उसकी अगर हम बात करें कि क्या पढ़ रहे थे, क्या नहीं पढ़ रहे थे, वो चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान भौतिक प्रदेश, हमारे कोर्स चल रहे थे। इसमें से जो पीछे वाले वीडियो में हमने वो डाला, जो हमने चैप्टर शुरू किया पीछे वाला, वो कह रहा है कि पीछे वाले में हमने क्या क्या शुरू किया, उससे संबंधित अगर हम पढ़ें, ये कह रहा है पीछे वाले में हमने शुरू जो चल रहा था राजस्थान की अस्थायी जिले, अपना जो पढ़ना चल रहा था वो ये चल रहा था राजस्थान की अस्थायी जिलों की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी राजस्थान में अस्थायी झील बनती है, उससे संबंधित अगर हम देखें तो पहली पढ़ी थी 1 नंबर, कल जो हमने पढ़ी थी रन या टाप। पीछे वाले वीडियो में हमने कल पढ़ी थी 1 नंबर रन या टाप। इसका हमने पूरा मतलब बायोडाटा पढ़ा था कि दो स्तूपों के मध्य बनने वाली, यहाँ पर जो बनने वाली जो झील है वो रन या टाप कहलाती है। ये हमने पढ़ा। 2 नंबर कह रहा है, फिर हम इसमें हमने 2 नंबर तो पढ़ी रन या टाप के अलावा, जैसे आगे वाले झील की बात करें, हमने इसका भी पीछे वाले वीडियो में पढ़ी कि जैसलमेर में परिवार ब्राह्मण द्वारा कृषि कार्य किया जाता है, ये चीज हमने पढ़ी। तो ये 2 झीलें हम कल पढ़ चुके हैं। आज जो शुरू करेंगे तीसरी जो झील है वो शुरू करेंगे। जैसे कबीरदास का दोहा है, करत करत अभ्यास जड़मती उत्सुका रसरी आवाज़ पत्थर पड़ते निशान, मतलब धीरे धीरे हम अभ्यास करते रहेंगे, आगे से आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे हम इसमें ध्यान रखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो करत करत अभ्यास जड़मती उत्सुका, धीरे धीरे अभ्यास करते रहो सभी। 3 नंबर जो है वो झील है पलाया, अस्थायी झील है पलाया। 3 नंबर पूछ लिया अपने से कि 3 नंबर अस्थायी झील कौन सी है, तो हम कहेंगे पलाया। पलाया का निर्माण कैसे होता है वो देखो कि ये कहता है पलाया इस झील का निर्माण कि वर्षा काल में जब वर्षा हो रही है, वर्षा होगी तो पवनों द्वारा जो गड्ढे बने होंगे, यहाँ पर ऐसे गड्ढे बने होंगे, तो वहाँ जो जल इकट्ठा होगा उसे हम कहते हैं पलाया कि हवा द्वारा निर्मित गड्ढों में, हवा क्या कह रहा है, हवा द्वारा निर्मित गड्ढों में वर्षा का जल एकत्रित होना। अरे इससे याद ना रहे तो इसे रख लेना, किसी बात है, हम खेत में जाएं, अपने खेतों में जाएं वर्षा के दौरान, तो आपके खेतों में अगर स्तूप हैं, दोहरे हैं, तो वहाँ जो मिट्टी का कटाव होकर एक जगह जो जल आ जाता है वो रन या टाट बन जाएगी। फिर कह रहा है खड़ी कि जहाँ मतलब उच्च भूमि से निम्न खेतों में जाएंगे, आपको हमारे खेत कहीं ऊपर खापड़ मिलते हैं, समतल नहीं है, या फिर ऐसे कह सकते हो जहाँ पानी लगता है, सीधी सी बात है, सिंचाई का कार्य होता है, वहाँ क्यारी बनाई जाती है, तो जो ये क्यारियाँ जो बढ़ती है, तो क्यारी में वहाँ से पानी लास्ट में जाके इकट्ठा होता है वो खड़ी। इसमें सीधी सी बात की सड़कों पे जो गड्ढे होते हैं वर्षा के दौरान जगह जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो जब आप गुजर रहे हो सड़कों से जा रहे हो तो उस टाइम देख सकते हो कि वहाँ क्या है, कौन सी झील याद कर रहे हैं आप, पलाया झील। कौन सी झील? पलाया। कि सड़क से गुजर रहे हो, सड़क में गड्ढा है, वहाँ जल इकट्ठा है वर्षा का, और आप निकले वहाँ से उस गड्ढे से, तो आपको याद हो जाएगा कि ये पलाया है। खेत में जाओगे, दोहरे देखोगे तो याद हो जाएगी रंटा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। याद करने के तरीके पलाया वर्षा द्वारा। ये जो है ना, इस पे ये कह रहा है कि एक लवण युक्त पट्टी आ जाती है, पतली सी लवण युक्त पट्टी,
पलाया में क्या आ जाती है, लवण युक्त पट्टी आ जाती है, नमकीन मात्रा आ जाती है लवण की, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन यही है कि पलाया झील, अपने को कमेंट के माध्यम से आपको क्या बताओगे कि पलाया झील में एक नमक युक्त पट्टी आ जाती है, जिसे क्या कहोगे, ये आपका क्वेश्चन है। और जो पट्टी है ये पूछ ले अपने से कि किस भाषा का, स्पेनिश भाषा का शब्द भाषा, जो आप आंसर दोगे, जैसे आंसर सेलिनास, ये पट्टी को क्या कहते हैं, सेलिनास, और ये कौन सी भाषा का है, स्पेनिश भाषा का। पलाया को भी हम किस भाषा का कह सकते हैं, स्पेनिश भाषा का शब्द कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी झील है जो स्पेनिश भाषा के शब्द से बनी है, तो हम कहेंगे पलाया झील बनी। ये जो है कि लवण युक्त पट्टी आ जाती है, पलाया, पलाया हमने पढ़ा। फिर आता है इसके बाद आगे वाली झील है ऐसा झील, पलाया के बाद जैसे ओखर, ओखर या तली, ओखर या तली। आगे वाली जैसे गांव में गए होंगे, गांव में बड़े बड़े आपने तालाब देखे, तालाब को देख के याद कर लेना कौन सी झील है, पोखर या तली झील है। गांव में प्रत्येक गांव से हम समुद्र रखते हैं, या पहले प्राचीन काल में जाए तो शहरों में भी मिल जाएंगे अपने को। तो शहरों में देखें, जहां भी हमें देखें, जहां भी आपको तालाब दिखाई दे, तालाब दिखाई दे तो क्या हो जाएगा, पोखर या तली। कि निमन बांध, निमन पथरीला बांध, पथरीला बांध, निमन है पथरीला भाग, जो जैसे इस प्रकार से चारों तरफ से इसमें जल इकट्ठा हो जाए, कौन सी झील बन जाएगी, पोखर या तली। कि निमन पथरीला भाग, वर्षा के दौरान जो वर्षा होती है, यहाँ वर्षा होगी, इधर से जल है वो कहाँ इकट्ठा होगा, यहाँ से यहाँ एक तालाब होगा, तालाब होगा, उसे हम कहेंगे पोखर या तली। तो गांव के तालाब, तालाब हम देखते हैं, शहरों में जो तालाब देखते हैं वो देखते ही समझ जाना कि ये क्या है, पोखर या तली। फिर इसके बाद आगे वाली अस्थायी झील जो हम पढ़े, अस्थायी जो झील है आगे वाली, वो कह रहा है टांका। टांका क्या है, टांका। अब टांका तो आपने देखा होगा, सभी ने देखा है, टांका देखते हो। ये कह रहा है कि मानव द्वारा, मानव द्वारा जल को एकत्रित करने की विधि, वर्षा के जल को एकत्रित करने की विधि क्या कहलाती है, करने की विधि। मतलब सीधी सी बात है कि मानव द्वारा जो जल को एकत्रित करने की जो विधि होती है उसे हम टांका कहते हैं। क्या कहते हैं, टांका कहते हैं। जैसे घरों में देखा होगा, कुछ तो भूमिगत बनाते हैं, जैसे भूमिगत बन गए, कुछ अपनी छतों पे बनाते हैं, घरों की छत होती है उसके ऊपर भी बनाते हैं। तो जल को इकट्ठा करने की जो मानव द्वारा निर्मित जो भी प्रणाली लाई जाती है, जो भी विधि लाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, टांका कहते हैं। ये हमारी क्या थी, अस्थायी झील। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कि स्तूप के प्रकार, स्तूप के प्रकार क्या पढ़ने जाएंगे, स्तूप के प्रकार। कि अब जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्तूप के प्रकार। अब जैसे देखिए पहला स्तूप है, पहला प्रकार अगर हम पढ़े, पहला है प्रकार या कह सकते हो अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार पहला स्तूप, पहला स्तूप पढ़ेंगे बरखान या अर्धचंद्राकार। बरखान कह दो, अर्धचंद्राकार कह दो। इसकी जो आकृति है, इसका नाम इसलिए पड़ा है कि इसकी जो आकृति है उस आकृति से संबंधित अगर हम जाने तो ये कह रहा है आकृति से संबंधित कि इसकी जो आकृति है कैसी आकृति है, तो वो हम पढ़ेंगे। ये कह रहा है इसकी जो आकृति है वो है अर्धे चंद्राकार, आधे चंद्रमा के समान, आधे चंद्रमा के समान। इसकी जो आकृति हमें मिलेगी वो किसके समान मिलेगी, आधे चंद्रमा, आधा चंद्रमा के समान। ये आधा चंद्रमा इस प्रकार से
इस प्रकार के स्तूपों की जो हमें आकृति दिखाई देगी आधे चंद्रमा के समान, वो सारे के सारे स्तूप कौन से होंगे? अर्धचंद्राकार। कैसे होंगे? अर्धे चंद्राकार। ऐसे ये आधा चंद्रमा, आधा चंद्रमा ऐसी आकृति, अर्धचंद्राकार की आकृति कैसी होगी? आधे चंद्रमा के समान। इसमें याद रखना है ये गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं, गति करते रहते हैं। कहने का मतलब जैसे इस तरफ से हवा मिली इधर फिर जाएगी, इधर से हवा इधर फिर जाएगी, जिस ओर से इससे हवा मिलेगी ये उस ओर ही फैल जाती है, अपरटन होता है। कहने का मतलब एक स्थान से मिट्टी का दूसरे स्थान पे क्या हो रहा है? अपरटन, हवा के साथ आगे बहना। जैसे इधर से हवा चल रही है, इस हवा के साथ ये आगे ऐसे बहते रहते हैं, तो ये यहाँ से स्थान चेंज करते रहते हैं, स्थान को चेंज करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? गतिशील। दूसरा कि ये विनाशकारी, सर्वाधिक जो विनाश लेके आते हैं वो यही लेके आते हैं। ये पूछ ले अर्धचंद्राकार कैसे स्तूप होते हैं, तो हम कहेंगे विनाशकारी। सबसे ज्यादा क्या फैलाते हैं? विनाश करते हैं। सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं? विनाश कर रहे हैं, विनाशकारी होंगे। इसके अलावा जैसे ये क्या कह रहा है इससे संबंधित कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे स्थान कौन से हैं। जैसे देखें स्थान कि अर्धचंद्राकार कहाँ कहाँ है? अर्धचंद्राकार स्तूप, अर्धचंद्राकार स्तूप की बात करें कि राजस्थान की किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे ये कह रहा है जैसलमेर में पाए जाते हैं, जैसलमेर। जैसे कह रहा है कि ये बाड़मेर में पाई जाएगी, बाड़मेर। जैसे ये कह रहा है कि बालोतरा में पाई जाएगी, नवीन हो गया बालोतरा। जैसे ये कह रहा है कि फलोदी में पाई जाएगी, फलोदी। जैसे ये कह रहा है कि हम आगे चले अर्धचंद्राकार चूरू में पाए जाएंगे, चूरू जो क्षेत्र है उसमें भी पाए जाएंगे। जैसे ये कह रहा है गंगानगर जिलों में भी पाया जाता है, गंगानगर। तो मुख्यतः हम देखें कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं। मुख्यतः जिलों की हमने बात की कि जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, चूरू, गंगानगर, ये जो क्षेत्र है, ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में कौन से स्तूप मिलते हैं? इस सारे बेल्ट, इस बेल्ट के अंदर अर्धचंद्राकार स्तूप मिलते हैं। अब कह रहा है कि अर्धचंद्राकार के बाद कौन सा है, तो हम कहेंगे जो 2 नंबर है अपना स्तूप, 2 नंबर जिसको हम जानेंगे वो स्तूप है अनुपरस्थ, अनुपरस्थ स्तूप, अनुपरस्थ स्तूप, अनुपरस्थ स्तूप। कि ये कैसे बनते हैं, अनुप्रस्थ स्तूप कैसे बनते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये हमें जानना है। अनुप्रस्थ स्तूप के बारे में अगर हम डिटेल से जानने की कोशिश करें कि अनुप्रस्थ जो स्तूप हैं ये कहाँ कहाँ बनते हैं, कैसे कैसे से होते हैं। अनुप्रस्थ स्तूप याद रखना, ये कह रहा है जैसे अपने को याद रखने वाली जो बात है वो यही है कि जैसे ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे ये हवा चल रही है इधर से, तो ये हमेशा हवा के समकोण पर बनेगी। कैसे बनेगी? हवा के समकोण, ऐसे खड़े, जिस ओर से हवा चले हवा के समकोण। तो ये याद रखना कि ये जो स्तूप है इनकी विशेषता है हवा के समकोण पर बनते हैं। समकोण कैसे बनते हैं? हवा के समकोण पे। अनुप्रस्थ स्तूप है कैसे बनेंगे? हवा के समकोण पे। इधर से हवा चलेगी तो ऐसे सामने खड़े हो जाएंगे, इधर से हवा चलेगी तो ऐसे सामने, मतलब 90 डिग्री का कोण को बनाते हैं। 90 डिग्री का जो कोण बना रहे हैं वो कौन से स्तूप होते हैं? अनुप्रस्थ स्तूप होते हैं। याद रखना 90 डिग्री का कोण वाले अनुप्रस्थ हैं। या इससे याद ना रहे, इससे याद रखना है अपने को कि आंधियाँ आ रही है, तेज हवा चल रही है, उसके सामने सीना तान के जो खड़ा है, सामने की आने दो, ऐसे खड़ा है ऐसे, तो वो कौन से स्तूप बताएंगे? अनुप्रस्थ स्तूप होते हैं। कौन से? अनुप्रस्थ। ये लगभग कहाँ पाए जाते हैं? ये जैसे गंगानगर, मुख्यतः जैसे देखें गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, मुख्यतः जैसे बात करें कहाँ कहाँ, झुंझुनू में, झुंझुनू में भी देखने को मिलेंगे, हनुमानगढ़ में भी देखने को मिलेंगे। गंगानगर जाओगे तो वहाँ भी अपने को देखने को मिलेंगे।
जैसलमेर की तरफ जाओगे तो वहाँ भी अपने को देखने को मिलेंगे। तो जहाँ ये जो मुख्य है, ये जो क्षेत्र है, चोरू का भी क्षेत्र इसमें शामिल होगा। तो यहाँ क्या है कि कौन से स्तूप देखने को मिलेंगे? गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, जैसलमेर और चोरू, ये हमें अनुप्रस्थ स्तूप देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जैसे कह रहा है कि आगे वाला अपना जो स्तूप है ये है अनुदैर्ध्य स्तूप। कौन सा है? अनुदैर्ध्य स्तूप। अनुदैर्ध्य स्तूप जहाँ गहरा मरुस्थल, जहाँ कौन सा हुआ? गहरा। पहला हमने पढ़ा चंद्रा का, दूसरा अनुप्रस्थ पढ़ा, तीसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अनुदैर्ध्य स्तूप। तीसरा कौन सा? अनुदैर्ध्य स्तूप। इसे हम कह सकते हैं रेखीय स्तूप। रेखीय स्तूप मतलब एक रेखा की आकृति में लंबी, या फिर कह सकते हैं कि पवना निर्मित स्तूप या पवन निर्मित स्तूप। तो ये कह सकते हैं अनुदैर्ध्य। ये इसकी क्या है विशेषता? इसकी विशेषता अगर हम जानने की कोशिश करें तो क्या आएगी? अनुदैर्ध्य स्तूप कि ये लंबे होते हैं, लंबे व गहरे। पहली बात, लंबे और क्या होते हैं? गहरे। अनुप्रस्थ स्तूप लंबे मिलेंगे, लंबे मतलब ऐसे मिलेंगे अपने को, ऐसे लंबे। ये है इस प्रकार से जो स्तूप मिलेंगे वो कौन से हो जाएंगे? अनुप्रस्थ, सॉरी लंबे गहरे। फिर कह रहा है कि लंबे गहरे होंगे तो ये स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी। एक बार बन गए तो फिर घटते घूमते नहीं हैं। एक बार बन गए तो उसकी जगह फिर इसमें दूसरे स्तूपों की परत आती रहेगी। ये नीचे वाली स्थायी होती रहेगी। ये गहरे और लंबे होते हैं। ये बनते कैसे? तीसरी बात इसमें तो अपनी पढ़नी है। जैसे ये कह रहा है कि ये हवा के समानांतर बनते हैं। समानांतर कैसे बनते हैं? हवा के समानांतर। जैसे इधर से हवा चली, इधर से हवा चल रही है, पवन वेग आ रहा है, तो इधर से जब यहाँ से चलनी शुरू हुई, जहाँ तक लंबी जितनी मतलब ये हवा चलती रहेगी यहाँ से, वैसे वैसे ये क्या बनते जाएंगी? स्तूप बनते जाएंगे। ये हवा के समानांतर वेग। अगर इधर से हवा चलेगी, इस तरफ से हवा चलेगी तो ऐसे बन जाएंगे हवा के अनुरूप। ऐसे तो हवा के क्या बनते हैं? समानांतर बनते हैं। ये मुख्य जो हमने पढ़ा, हमारा जो महान भूस्थल है या हम कहें इंडियन ग्रेट डिजायर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये जैसे इंडिया जो महान भूस्थल कौन सा है, इसका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। जैसे बात करें जोधपुर, जैसे बात करें बाड़मेर, जैसे बात करें फलौदी, कौन सा? फलौदी। जैसे बात करें फलौदी के बाद हम आगे बढ़े कि जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, फलौदी, बालोतरा, दो नवीन बालोतरा, ये हो गया। ये दो नवीन है, इसमें ऐड है। ये कैसे स्तूप, यहाँ कौन से स्तूप अपने को देखने को मिलते हैं? अनुदैर्ध्य स्तूप मिलते हैं, हवा के समानांतर बनते हैं, स्थायी होते हैं, लंबे गहरे होते हैं। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, फलौदी, बालोतरा में क्या है? इनको देखने को मिलता है। आगे वाला जैसे हम स्तूप को जाने, ये कह रहा है कि पैराबोलिक। कौन सा है? पैराबोलिक। अब देखो कि आगे पैराबोलिक, आगे वाला पैराबोलिक स्तूप। कौन से स्तूप है? पैराबोलिक स्तूप। पैराबोलिक स्तूप का अगर हम अध्ययन करें कि क्या होता है पैराबोलिक स्तूप, तो ये कह रहा है कि याद रखना पैराबोलिक स्तूप के बारे में कि बड़ी वनस्पतियों के सहारे बनते हैं। एक नंबर बात अपने को, बड़ी वनस्पतियों के सहारे बनेंगे। वनस्पतियों के सहारे मतलब जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं उनके दाव से बनते हैं। जैसे ये बड़ी वनस्पति, ये ऐसे झाड़ियाँ हैं। इन झाड़ियों की बात करें तो यहाँ हवा चलेगी तो यहाँ पे ये बनते हैं, यहाँ पर बनेंगे। ये किसका निर्माण कर लेंगे? एक प्रकार से यहाँ पर स्तूप का निर्माण कर लेंगे।
बड़ी वनस्पतियों के सहारे जो बनते हैं उन स्तूप को हम कहते हैं पैराबोलिक स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराबोलिक। फिर कह रहा है कि इनकी आकृति ऐसे होगी महिलाओं के बालों की पिन के समान इनकी जो आकृति है वो महिलाओं के बालों की पिन के समान ऐसे मतलब ये बीच में पेड़ हो गया तो इसके पेड़ के चारों तरफ ऐसे महिलाओं की बालों की पिन के समान। तो बड़ी वनस्पतियों के सारे बनने वाले इसको किसके होंगे? पैराबोलिक। फिर आता है इसके बाद लूनेट। कौन सा स्तूप है? लूनेट। ये देखेंगे लूनेट, ये उसी का प्रकार है लेकिन उसका छोटा रूप। पैराबोलिक का ही प्रकार है लेकिन उसका क्या है? छोटा। लूनेट को याद रखना है कि छोटी वनस्पतियों के सहारे बनने वाले स्तूप। जैसे छोटी छोटी वनस्पतियाँ, ये छोटी छोटी झाड़ियाँ यहाँ पर इस प्रकार से मिलेगी आपको। ये या इन झाड़ियों के सहारे जो बने यहाँ पर जो छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं ना, ये छोटी छोटी जो झाड़ियाँ, इनके सहारे जो स्तूप बनेंगे वो कौन से कहलाएंगे? लूनेट। मतलब छोटी जो झाड़ियाँ होंगी, छोटी जो वनस्पतियाँ होंगी, उसके सहारे जो स्तूप बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? लूनेट। इसके बाद है आगे वाला कि तारानुमा स्तूप। तारानुमा स्तूप को अगर हम देखें कि तारानुमा स्तूप क्या है तो किसकी आकृति में बनेगी? एक तारे की आकृति में। किसके समान? याद रखना, एक तारे की आकृति में। तारानुमा स्तूप कैसे बनते हैं तो याद रखना, एक तारे की आकृति में। जैसा एक तारा होता है उसके समान जो स्तूप अपने को देखने को मिलेंगे वो कौन से स्तूप होंगी? तारानुमा स्तूप। एक तारे की आकृति में बने हुए। तो ये जैसे इसके चारों तरफ से जैसे देखने में अपने को ये क्या दिखाई देंगे? एक तारानुमा दिखाई देगा। जैसे ये कह रहा है कि तारानुमा, तो ये इस प्रकार से अपने को इस प्रकार से देखेंगे तो ये तारा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? तारा जैसा। तो तारे जैसी जिसकी आकृति होगी वो स्तूप कौन से होते हैं? बताओ फटाफट। ये कह रहा है कि जो स्तूप होते हैं वो तारानुमा। जैसे ये कह रहा है मोहनगढ़, रामगढ़ कहाँ पाए जाते हैं? मोहनगढ़, रामगढ़, गंगानगर, सूरतगढ़, गंगानगर वाला, ये कहाँ पाए जाते हैं? मोहनगढ़, रामगढ़, सूरतगढ़। ये जो स्थान है मुख्यतः कौन से स्तूपों का है? तारानुमा स्तूप का है। इसमें आगे वाला स्तूप पढ़े तो हम कहेंगे नेटवर्क स्तूप। आगे वाला कौन सा है? नेटवर्क स्तूप। आगे वाला अगर हम पढ़े नेटवर्क स्तूप। ये कह रहा है कि जैसे ये स्तूप है, इन दो स्तूपों को जो जोड़ने का काम करता है, इन दो स्तूपों को जो जोड़ने का काम करेगा वो कौन सा स्तूप कहलाएगा? नेटवर्क। तो क्या हो जाएगी कि दो स्तूपों को जोड़ने का जो काम किया जाता है, जोड़ने का कार्य क्या कहलाता है? कार्य नेटवर्क स्तूप कहलाता है। दो स्तूपों को आपस में, दो तारों को आपस में जोड़ने का जो काम करेगा, मोबाइल फोन का जो टावर करता है, जो मोबाइल को जोड़ने का जो काम करता है नेटवर्क, तो ये भी दो स्तूपों को जोड़ने का काम करेगा तो क्या कहलाएगा? नेटवर्क। अब ये कह रहा है कि जैसलमेर एक ऐसा जिला, याद रखना, जैसलमेर राजस्थान का ऐसा जिला है जैसलमेर जहाँ सभी प्रकार के क्या पाए जाते हैं? सभी प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं। प्रकार के स्तूप
कि जैसलमेर राजस्थान का एक ऐसा जिला है जहाँ सभी प्रकार के जितने भी हमने जैसे रेगुलर स्रोत था, पटकियाई, पैराबोलिक था, मुन्नेट था, तारानुमा था, अनुप्रस्थ था, अनुदैर्ध्य था, बरखानिया, अर्धचंद्राकार था, तो जितने भी टाइप्स के राजस्थान में तो बड़े ही स्रोत को कहाँ मिलेंगे, जैसलमेर में देखने को मिलेंगे। तो जैसलमेर एक ऐसा जिला है राजस्थान का, वहाँ सभी प्रकार के क्या मिलते हैं इसको। एक क्या था कि रेगिस्तान का आगे बढ़ना मतलब विस्तार होना, दिन प्रतिदिन क्या होता है विस्तार होता है, विस्तार होना क्या कहलाता है मार्च कहते हैं, मार्च रेगिस्तान का मार्च मतलब आगे बढ़ना। रेगिस्तान दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं रेगिस्तान मार्च कहते हैं, मरुस्थल मार्च कहते हैं कि पहले से ज़्यादा विस्तारित हो गया, पहले से आगे और बढ़ गया। जैसे पहले इस मान लो कि पंजाब हरियाणा था तो आगे वाले राज्यों में फैलना तो शुरू कर देगा, वो रेगिस्तान का मार्च है, रेगिस्तान का विस्तार। फिर कह रहा है कि जैसे ये कह रहा है कि प्राचीन काल में साधन थे नहीं, साधनों का अभाव था, साधनों का अभाव था तो व्यापारीगण क्या करते थे, व्यापारीगण ऊँटों से व्यापार करते, किससे व्यापार करते थे ऊँटों से। तो व्यापारीगण ऊँटों से जो व्यापार करते थे, ऊँटों का व्यापार, ऊँटों से व्यापार एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए तो वो मरुस्थलों से होके गुजरते थे। तो मरुस्थलों से होके गुजरते थे तो ये मतलब कि मरुस्थल का जो निम्न भाग है, ये जो भाग है, ये जो भाग है जो रास्ता बनेगा, ये जो रास्ता बनेगा अपना, इस रास्ते की बात करें, ये यहाँ से निम्न भाग से मरुस्थल यहाँ पर, तो इसे कहते हैं कालवा। कालवा क्या कहते हैं कालवा, कि जो ऊँटों से व्यापार करते थे वो मरुस्थल के निम्न भाग से, यहाँ से ये निम्न भाग है, यहाँ से निकलने की कोशिश करते थे तो जो निम्न भाग का जो रास्ता होता था, ये जो रास्ता है वो कहलाता था कालवा। और ऊँट इकट्ठे जाते थे तो उसे कहते हैं काफिला। काफिला क्या कहते हैं काफिला। तो ऊँटों के काफिला जो गुजरते थे वो किस मार्ग से गुजरते थे, तो कालवा मार्ग से गुजरते थे। कालवा मार्ग इसे कहते हैं कि मरुस्थल जो बहुत सारा जो फैला है उस मरुस्थल के निम्न भाग से जहाँ से गुजरते थे उसे कहते थे कालवा। तो ये हमारा था, हम पढ़ रहे थे। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आगे वाले में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय